हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पीजीटी कॉमर्स की बात करने वाले हैं। और इसमें जो क्लास हम लोगों की बात करते हैं तो हम लोग क्लास चल रही है संगठनात्मक सिद्धांत की, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। तो अभी तक हम लोगों ने 5 क्लासों को कर लिया है और ये हम लोगों की 6 नंबर क्लास को हम लोग करने वाले हैं, 6वीं नंबर क्लास को करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग विभागीय संगठन की बात करेंगे, अधिकार की बात करेंगे, उत्तरदायित्व की बात करेंगे, तो और भी बहुत सी चीज़ों की हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि क्लास में अगर हम संगठनात्मक जो सिद्धांत हैं, संगठनात्मक सिद्धांत हैं, तो इसकी क्लास जो है वो आप लोगों की झारखंड पीजीटी कॉमर्स में तो काम आएगी ही आएगी। आप लोगों की झारखंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में अगर आप लोग करते हैं एग्ज़ाम की तैयारी तो उसमें भी काम आएगी। और JSSC मतलब कि झारखंड SSC की बात करते हैं तो उसमें भी कॉमर्स में ये क्लासें आप लोगों की काम आएंगी। तो इस क्लास को आप लोग ज़रूर देखिए और आगे अपने एग्ज़ाम की तैयारी को अच्छा करते रहिए। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। विभागीय संगठन के बारे में हम लोग देखते हैं। विभागीय संगठन संरचना का जो निर्माण है वो ऐसे स्वायत्त विभागों या इकाइयों के लिए समुच्चय की व्यवस्था करके की जाती है जिसकी गतिविधियों का समन्वय कंपनी के केंद्रीय मुख्यालय द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए एक कंपनी में 3 उत्पाद प्रभाग हों, ठीक है, मतलब एक कंपनी में 3 उत्पाद प्रभाग हों, जैसे वस्त्र प्रभाग हो, सीमेंट प्रभाग हो और रसायन प्रभाग हो। मतलब एक कंपनी जैसे मान लो 3 प्रकार के प्रोडक्ट बनाती है, वो कपड़े भी बनाती है, कपड़ा भी बनाती है, वो कंपनी सीमेंट भी बनाती है, और वो कंपनी रसायन जो है वो भी बनाती है। रसायन की मतलब विधियाँ जो है मेडिसिन की बात करते हैं हम लोग, तो वो भी बनाती है। तो बहुत सी कंपनियाँ ऐसी होती हैं जो बहुत सी वस्तुओं को बनाती हैं, ठीक है। तो उसमें 3 विभाग हैं, प्रभाग हैं, ठीक है। उनकी कार्य प्रणाली में समन्वय के लिए कुछ अनिवार्य सेवाएं जैसे नियोजन करना, प्लानिंग करना, पैसे संबंधी वित्त का काम करना, अनुसंधान करना, रिसर्च जैसे बोलते हैं, विकास डेवलपमेंट की व्यवस्था मुख्यालयों के द्वारा की जाती है। तो इसे विभागीय संगठन कह सकते हैं। और इसी को हम लोगों ने डिटेल में अगर हम लोग बात करना चाहें तो इसी में लिखा हुआ है, यही सब बात है, ठीक है। तो हम लोगों ने विभागीय संगठन में क्या पढ़ा कि विभागीय संगठन संरचना का जो निर्माण होता है वो ऐसे स्वायत्त विभागों या इकाइयों के समुच्चय की व्यवस्था करके की जाती है जिसमें गतिविधियां जो होती हैं वो केंद्रीय मुख्यालय द्वारा की तो जाती हैं। अब इसमें से देख मान लो कि एक जो है केंद्रीय, इसका मुख्यालय है, इसका हेड ऑफिस है और यही इन तीनों विभागों को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो उदाहरण के लिए इन्होंने बताया हुआ है और अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाया हुआ है। तो मैंने आप लोगों को विभागीय संगठन के बारे में और भी जो बातें हैं उनको भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगली क्लासों में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो है वो मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया है, क्योंकि अगर इससे डिटेल में करने जाते हैं तो आप लोग बोर होने लगेंगे, ठीक है। तो विभागीय संगठन के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट जो है वो है हम लोगों का 3 जो है मैंने आप लोगों को टॉपिक बताए हुए हैं। एक है हम लोगों का अधिकार को हम लोगों को पढ़ना होगा। एक है हम लोगों का जवाबदेही, और एक है हम लोगों का जवाबदेही, एक और है हम लोगों का उत्तरदायित्व। तो इन तीनों टॉपिक को पढ़ना है। होते तो बहुत से लोगों को एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, उनकी भी बात हम लोगों को करनी होगी। तो अधिकार क्या होता है, भरारपण क्या होता है, भरारपण मैंने आप लोगों को बताया हुआ है और अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अधिकार की, जिसे अथॉरिटी कहते हैं। तो इसकी बात हम लोग इसमें करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि प्रबंधकीय कार्यों का निष्पादन करने के लिए प्रबंधक को अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कि कोई भी अगर मैनेजमेंट का कोई काम करना है या फिर किसी को काम हमें करवाना है तो उसे पहले अधिकार देने पड़ेंगे, उसका एक अधिकार होना चाहिए, ठीक है। तो प्रबंधक को अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है, कोई भी मैनेजर हो उसको अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि इसके आधार पर ही वह अपने अधीनस्थों, मतलब कि इसके आधार पर ही हम किसी अपने से नीचे वाले कर्मचारी से कोई कार्य करा सकते हैं। तो यही लिखा हुआ है, क्योंकि इसके आधार पर ही वह अधीनस्थों को कार्य का निष्पादन करने हेतु आवश्यक आदेश दे सकता है। अगर उसके पास अधिकार ही नहीं होगा तो वो कोई व्यक्ति को कैसे आदेश दे सकता है, ठीक है। और उसका आदेश देते भी हैं, ठीक है, लेकिन उसका आदेश कोई मानेगा नहीं, ये भी बात है। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति जब जैसे मान लो प्रबंधक है तो उसके पास अधिकार तो होना ही चाहिए, उसके पास। तो
अधिकार से आशय विशिष्ट स्वायत्त स्वतत्व मतलब कि राइट्स, शक्ति तथा अनुमति से है, अर्थात उपक्रम के लिए कार्य करने का अधिकार, उपक्रम की ओर बोलने का अधिकार, अधीनस्थों को कार्य कराने के संबंध में आदेश देने का अधिकार। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। आदेश देने का अधिकार, गलत कार्यों के लिए दंड देने का अधिकार, उपक्रम की संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार अथवा उपक्रम की प्रतिनिधित्व करने का अधिकार आदि। इस प्रकार के अधिकार बहुत से होते हैं। तो अधिकार के बारे में आप लोगों को जानना पड़ा कि प्रबंधकीय कार्यों का निष्पादन करने के लिए, कोई भी मैनेजमेंट का काम करने के लिए जो मैनेजर होता है उसके पास कोई ना कोई अधिकार मतलब अथॉरिटी होनी चाहिए। अब अथॉरिटी किसके लिए होनी चाहिए कि किसी अपने से नीचे वाले व्यक्ति से कोई काम कराना है, जिसे अधीनस्थ कर्मचारी कहते हैं या अधीनस्थ व्यक्ति कहते हैं। कोई भी अधीनस्थ से अगर कोई काम कराना है तो उसके पास यह अधिकार होना चाहिए, ठीक है। तो अधिकार कई प्रकार के होते हैं, तो इन्होंने बोल रखा है, उदाहरण के रूप में बताया हुआ है कि उपक्रम की कार्य करने का अधिकार, उपक्रम की ओर बोलने का अधिकार, अधीनस्थों को कार्य करने के संबंध में आदेश देने का अधिकार, गलत कार्यों के लिए दंड देने का अधिकार, उपक्रम की संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार अथवा कई प्रकार के अधिकारों की बात यहाँ पर की गई है। अगर हम लोग अब बात करते हैं अधिकार की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, तो उनकी भी बात हम लोगों को करनी पड़ेगी, क्योंकि विशेषताओं से क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों से विशेषताओं से क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अधिकार की विशेषताएं। अधिकार की विशेषताएं क्या क्या होती हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं और इनको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि अधिकार को दूसरे व्यक्ति को सौंपा जा सकता है। अधिकार जो है, अगर मान लो मेरा अधिकार है और यही अधिकार जो है मैंने किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया है, तो अब उसके पास हो गया। तो अधिकार जो होता है, राइट जो होता है, वो किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपा जा सकता है। इस बात को याद रखिए। दूसरी जो है अधिकार की विशेषता है कि इसका जो संबंध होता है वो पद से है। पद के बदलते ही अधिकार बदल जाते हैं। इस बात को याद रखिए, ये भी इनकी एक विशेषता है। और तीसरे नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं अधिकार की विशेषताओं की, कि इससे निर्णयों का पालन करवाना संभव होता है। अगर कोई निर्णय है, कोई कार्य करवाना है, तो अगर अधिकार है तो उसका पालन भी हम लोग करा सकते हैं। ये ईजी तरीके से हम लोग उससे कार्य करा सकते हैं। और जो चौथी विशेषता है कि अधिकारों को प्रबंधकीय पद की कुंजी कहा जाता है या कुंजी माना जाता है। इसको आप लोग, स्टार तो सभी हैं, तो इसको आप लोग डबल स्टार कर लीजिए, डबल स्टार में मार लीजिए अपना, कि अधिकारों को प्रबंधकीय पद की क्या कहा जाता है, कुंजी कहा जाता है। इस बात को याद रखिए। तो मैंने आप लोगों को अधिकार के बारे में बताया और अधिकार की विशेषताओं के बारे में बताया। अब दूसरी बात हम लोग करने वाले हैं और दूसरी बात को पढ़ने वाले हैं, उत्तरदायित्व। तो उत्तरदायित्व क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो उत्तरदायित्व को शब्द को समझने से पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तरदायित्व शब्द प्रायः दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है। उत्तरदायित्व का जो अर्थ होता है वो दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला कि के लिए उत्तरदायित्व और के लिए उत्तरदायित्व के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिखा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग है तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है के लिए उत्तरदायित्व और एक लिखा हुआ है यहाँ पर के प्रति उत्तरदायित्व। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, के प्रति उत्तरदायित्व। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि के लिए उत्तरदायित्व का अर्थ जो है वो अधीनस्थों की सौंपे गए काम को पूरा करने की जिम्मेदारी होना। तो अधीनस्थों को जो काम दिया है तो उनका जो काम है कि हमने अगर मान लो आपको काम दिया है, ठीक है, मतलब कि मैं आपका मैनेजर हूँ, ठीक है, मैं आपका मैनेजर हूँ, मैंने आप लोगों को कोई काम दिया है तो आप लोग नीचे ये आप लोग काम करते हैं। तो मैंने आप लोगों को ये काम कोई दिया है आप लोगों को, तो आप लोगों का क्या है, ये उत्तरदायित्व है, उत्तरदायित्व है कि आप लोग काम करके हमें दें। तो ठीक है, तो के लिए उत्तरदायित्व का जो अर्थ होता है वो अधीनस्थों की सौंपे गए काम को पूरा करने की जिम्मेदारी होती है। और यहाँ पर लिखा हुआ है के प्रति उत्तरदायित्व का जो अर्थ होता है वो अधीनस्थों की कार्य निष्पादन में संबंधित अपने अधिकारी के प्रति जवाबदेही और उत्तरदेयता होना होता है। उत्तरदेयता होना होता है। तो मतलब मैंने आप लोगों को कोई काम दिया है तो आप लोगों का ये उत्तरदायित्व है, तो के लिए। और उत्तर के प्रति अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका क्या दायित्व है कि आपका जो काम है, आपका काम है कि मैंने आप लोगों को जो काम दिया है उसको आप लोग करके दीजिए। तो आप लोगों का क्या हुआ कि के प्रति उत्तरदायित्व। तो के प्रति उत्तरदायित्व का मतलब और के लिए का मतलब आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि उत्तरदायित्व जो है को उत्तरदायित्व सौंपना एक जो है वो भ्रम, के लिए उत्तरदायित्व का जो है को टी क्रियात्मक उत्तरदायित्व। इसमें यहाँ पर थोड़ा सा
थोड़ा सा यहाँ पर अलग लिखा हुआ है, इसकी बात हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर जो सेंटेंस बने हुए हैं इनको हम लोग थोड़ा सा अलग करते हैं कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व सौंपना जो है वो एक भ्रम है। यहाँ पर एक बात कही गई है कि उत्तरदायित्व सौंपना एक भ्रम है, उसकी भी मैं आप लोगों को चर्चा करूंगा। और यहाँ से एक नई बात लिखी हुई है कि जो के लिए उत्तरदायित्व को, यहाँ पर के लिए उत्तरदायित्व को क्रियात्मक उत्तरदायित्व, यहाँ पर क्या कहा है, इसको की को क्रियात्मक उत्तरदायित्व तथा के प्रति उत्तरदायित्व को अंतिम उत्तरदायित्व कहते हैं। तो इस बात को अगर हम लोग अलग से लिखना चाहें तो यहाँ पर अलग से हम लोग लिख सकते हैं कि, अगर हम लोग अलग से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि उत्तरदायित्व सौंपना एक भ्रम के समान है। एक बात ये लिखी हुई है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग एरर है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर गैप नहीं दिया गया है। और अगर हम लोग बात करते हैं के लिए उत्तरदायित्व, अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि के लिए उत्तरदायित्व की बात करते हैं, तथा यहाँ पर लिखा हुआ है कि के लिए उत्तरदायित्व को क्या कहा गया है, तो के लिए उत्तरदायित्व को क्रियात्मक उत्तरदायित्व और के प्रति उत्तरदायित्व को क्या कहा गया है, तो के प्रति उत्तरदायित्व को अंतिम उत्तरदायित्व कहा गया है। अंतिम उत्तरदायित्व कहा गया है। तो इस बात को याद रखना है। तो के लिए उत्तरदायित्व को क्रियात्मक उत्तरदायित्व और के प्रति उत्तरदायित्व को क्या कहा गया है, अंतिम उत्तरदायित्व कहा गया है। अब उसके बाद लिखा हुआ है कि एक वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थ को केवल क्रियात्मक उत्तरदायित्व सौंप सकता है। इस बात को याद रखिए, इस बात को आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए कि एक वरिष्ठ अधिकारी जो होता है वो किस प्रकार का जो उत्तरदायित्व सौंप सकता है, तो क्रियात्मक उत्तरदायित्व सौंप सकता है, अंतिम उत्तरदायित्व नहीं सौंप सकता है। इस बात को याद रखना है। अंतिम उत्तरदायित्व उत्तरदाता हमेशा अधिकार सौंपने वाले अधिकारी का ही होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार पूछे गए हैं, एक बार नहीं बार पूछे गए। तो इस बात को याद रखिएगा। तो अगर हम लोग इसमें एक सरल भाषा में अगर हम लोग बात करते हैं कि एक सरल भाषा में अगर हम लोग उत्तरदायित्व की बात करते हैं एक सरल भाषा में, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि उत्तरदायित्व से आशय कार्य अथवा कर्तव्य का पालन करने से है। तो यहाँ पर उत्तरदायित्व का मतलब क्या लिखा हुआ है कि कोई कार्य दिया गया है, कोई कर्तव्य है तो उसका पालन करने से है। तो इसका मतलब उत्तरदायित्व को आप लोग समझ गए होंगे, और उत्तरदायित्व का मतलब हमें अच्छी तरीके से समझ में आता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जवाबदेही अथवा जवाबदेहता क्या होती है, इसके बारे में भी हम लोगों को जानना है और अच्छी तरीके से इसको भी समझना है। तो इसमें लिखा हुआ है, अगर हम लोग बात करते हैं कि प्रायः उत्तरदायित्व तथा जवाबदेही दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया जा सकता है या जाता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि उत्तरदायित्व का मतलब और जवाबदेही, अगर मान लो उत्तरदायित्व है तो ये भी आप लोगों का एक उत्तरदायित्व है, और अगर जवाबदेही है तो ये भी एक आप लोगों को देना है। तो इसमें जो है एक ही जैसे वर्ड होते हैं, कुछ लोग पर्यायवाची के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। इस कारण इन दोनों में अंतर करना कठिन हो जाता है। जवाबदेही से आशय कार्य अथवा आचरण के प्रति उत्तरदायित्व से है,
जवाबदेही एक ऐसा बंधन है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने अधिकारों की सीमा के कार्य करते हुए किसी विशेष कार्य को पूर्व निश्चित प्रमापों के अनुसार पूरा करता है। अवहेलना अगर करता है, अवहेलना की दशा में उसकी जवाबदेही होती है। अगर मान लो कि मैंने आप लोगों को काम दिया, ठीक है, तो आप लोगों ने अगर वो काम नहीं किया, ठीक है, और यदि आपने उसमें कोई अवहेलना की है तो आपको जवाबदेही देनी पड़ेगी। आप लोगों को बताना पड़ेगा कि हमने किस वजह से काम नहीं किया, या आप लोगों को जवाब तो देना पड़ेगा। मान लो आप ऑफिस में लेट आते हैं तो आप लोगों को जवाब तो आप ही लोगों को देना है। यदि देखा जाए, यहाँ पे देखा जाए लिखा हुआ है, यदि देखा जाए तो जवाबदेही का जो जन्म है वो उत्तरदायित्व को पूरा नहीं कर पाना उसकी अपनी अधिकारों के प्रति जवाबदेही होती है। तो मतलब जवाबदेही का जो जन्म होता है, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो जवाबदेही अगर हम लोग यदि देखा जाए तो जवाबदेही का जो जन्म है उत्तरदायित्व को पूरा नहीं कर पाना उसकी अपने अधिकारों के प्रति जवाबदेही होती है। तो दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहना चाहें तो उसे इस बात का उत्तर देना पड़ता है कि अमुक कार्य को पूरा क्यों नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो कि मैंने आप लोगों को, कोई मैनेजर ने, मान लो आप लोगों ने अगर काम नहीं किया है, मान लो बहुत से लोग करते भी होंगे, मान लो आप लोगों को कोई काम दिया है, ठीक है, आप लोग ये हैं, तो आप लोगों को कोई काम दिया गया है, ठीक है, अब आप लोगों ने, तो आप लोगों का क्या है, तो ये आप लोगों का उत्तरदायित्व है कि आप लोग अच्छी तरीके से उस काम को करिए और करके दीजिए। अब मान लो कि आप लोगों ने उस काम को नहीं किया है, आप काम को नहीं किया है तो आप लोग क्या देंगे, तो आप लोगों को उसके बदले में जवाबदेही देनी पड़ेगी, जवाब देना पड़ेगा कि आप लोगों ने क्यों नहीं किया है। तो इस प्रकार तो है उत्तरदायित्व से हम लोग बात करते हैं तो उत्तरदायित्व से क्या जन्म लेती है, तो उत्तरदायित्व को ना करने से जवाबदेही का जन्म होता है, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति अपनी जवाबदेही किसी दूसरे व्यक्ति के कंधों पर नहीं डाल सकता, ठीक है, इस बात को याद रखिए। अतएव कोई व्यक्ति ना हो तो उसकी जवाबदेही दूसरे के सुपुर्द कर सकता है और ना बांट सकता है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को जवाबदेही के बारे में सारी बातें बताई और हो सकता है आप लोगों को सभी बातें समझ में भी आ गई हों, ठीक है। और कोई दिक्कत हो आप लोगों को तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक भी करते रहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जवाबदेही की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, तो इनको हम लोग देखते हैं कि जवाबदेही की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहली यहाँ पर विशेषता लिखी हुई है कि जवाबदेही को दूसरे व्यक्ति को सौंपा नहीं जा सकता। तो अधिकार की बात करते हैं, उत्तरदायित्व की बात करते हैं, तो उत्तरदायित्व तो हम लोग देते हैं किसी दूसरे को, लेकिन जवाबदेही तो आप ही को देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, और यहाँ पर यह केवल अधिकार सौंपने वाले व्यक्ति के प्रति होती है। तो अधिकार सौंपने वाले व्यक्ति के प्रति, जैसे मान लो कि मैंने आप लोगों को मैनेजर है, ठीक है, मैनेजर के द्वारा कोई काम दिया गया है आपको, ठीक है, तो आपकी जवाबदेही जो है वो किसके प्रति होगी, मैनेजर के प्रति तो होगी। तो यह जो है, यह अधिकार जो है केवल अधिकार सौंपने वाले व्यक्ति के प्रति होती है। तो इस बात को याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि इसका जो आधार होता है वो अधिकारी अधीनस्थ संबंध पर होता है, अधिकारी अधीनस्थ संबंध का होता है। और लास्ट में लिखा हुआ है कि यह अधिकार सौंपने के कारण उत्पन्न होती है। तो यह अधिकार सौंपने के कारण उत्पन्न होती है। उसके बाद अब हम लोगों को करना है, तो हम लोगों को नेक्स्ट जो है वो पढ़ना है विकेंद्रीकरण। मैं आप लोगों को केंद्रीयकरण भी पढ़ाना है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को मुझे पढ़ाना है और मैं आप लोगों को आज विकेंद्रीकरण पढ़ाऊंगा। ठीक, उसका विपरीत जो होता है वो केंद्रीकरण मान लीजिएगा आप लोग, ठीक है। लेकिन हम लोग फिर भी आप लोगों को इसी तरीके से पढ़ाने का वादा है। अब बात करते हैं हम लोग विकेंद्रीकरण की। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि कोई भी काम है, जैसे मान लो कि कोई काम है, मान लो एक शादी करनी है, मान लो किसी की शादी है और हमें शादी में कोई काम करवाना है, तो हमने क्या किया कि किसी भी काम को अगर हम खुद करते हैं तो उसमें हो सकता है कि वो काम ना हो सकता है कि वो काम अधूरा रह जाए, तो इन बातों का हो सकता है। लेकिन हमने क्या किया कि कोई भी काम है, हमें बहुत से काम होते हैं शादी विवाह में, तो हमने उस काम को अलग अलग व्यक्तियों को बांट दिया और बांट दिया तो क्या हो गया, विकेंद्रीकरण कर दिया। विकेंद्रीकरण आप मतलब मेरे पास कोई नहीं आएगा, मैंने सभी काम को अलग अलग व्यक्तियों को दे दिया है, उस हिसाब से वही व्यक्ति देखेंगे। तो विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, विकेंद्रीकरण भरारपण का ही एक विकसित रूप है। तो यहाँ पे आप लोग स्टार मार लीजिए कि विकेंद्रीकरण जो है वो किसका विकसित रूप है, भरारपण का विकसित रूप है।
जब किसी उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ कर्मचारी को अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में अधिकारों का भरार्पण, मतलब कि अधिकारों का हम लोग किसी अधिक मात्रा में काम सौंप देते हैं या भरार्पण किया जाता है तो वह विकेंद्रीकरण कहलाता है। अब मान लो कि मेरे ऊपर किसी से टारगेट आया, ठीक है। अब मैनेजर के ऊपर टारगेट आया और मैनेजर ने क्या बांट दिया कि मैनेजर ने उस टारगेट को अलग अलग लोगों को दे दिया कि आपको ये करना, आपको ये करना, आपको ये करना, ठीक है। तो इस प्रकार क्या किया कि हमने अपना जो कार्य है वो किसी दूसरे व्यक्ति को सौंप दिया है, तो ये तो हो गया भरार्पण। और भरार्पण का मतलब हमने अलग अलग व्यक्तियों को बांट दिया है। तो इस प्रकार विकेंद्रीकरण एक प्रकार से प्रेरणा तथा उत्तरदायित्व का वितरण है, ठीक है, जिसके अंतर्गत निम्नतर स्तरों को लगभग समस्त अधिकारों को, केवल उन अधिकारों को छोड़कर जो केंद्रीय बिंदु द्वारा उत्तम तरीके से प्रयोग में लाए जा सकते हैं, व्यवस्थित रूप से सौंप दिए जाते हैं, तो इसे हम लोग विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण कहते हैं। कि विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि विकेंद्रीकरण जो होता है वो भरार्पण का एक विकसित रूप होता है। जब किसी उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों, मतलब अपने नीचे करने वाले कर्मचारियों को अपेक्षाकृत अधिक जो मात्रा में अधिकारों का भरार्पण किया जाता है तो उसे विकेंद्रीकरण कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है, तो वह विकेंद्रीकरण कहलाता है। अब विकेंद्रीकरण के बारे में जानने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं कि विकेंद्रीकरण की विशेषताओं को समझ लेते हैं और अच्छी तरीके से इनको जान लेते हैं कि विकेंद्रीकरण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले लिखी हुई है कि भरार्पण जो है वो विकेंद्रीकरण का प्रथम चरण है। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और हो सकता है कि पूछे भी गए हों, अभी तक हम लोगों ने देखे भी ना हो, ठीक है। उसके बाद अदर एग्जामों में, उसके बाद नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि विकेंद्रीकरण जो है वो अधीनस्थों की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाता है। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि यह संगठन में ऊपर से नीचे तक अर्थात संपूर्ण संगठन में लागू होने वाली प्रक्रिया होती है। तो इस बात को याद रखिएगा कि यह जो है वो ऊपर से नीचे की ओर चलता है अगर पूछा जाए तो, और संपूर्ण संगठन में चालू होने वाली प्रक्रिया कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि इसमें उत्तरदायित्वों के अनुपात में अधिकारों का हस्तांतरण किया जाता है। मतलब अगर मुझे किसी को काम देना है तो उसे साथ में अधिकार भी देने पड़ेंगे। अगर हमने किसी को उत्तरदायित्व दिया है तो उसे अधिकार भी देने पड़ेंगे जिससे उस काम को वो कर पड़े। तो मैंने क्या कहा है कि इसमें उत्तरदायित्वों के अनुपात में हमें अधिकारों का हस्तांतरण भी करना होता है। और नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि विकेंद्रीकरण जो है वो एक दर्शन है, मस्तिष्क की अभिवृत्ति तथा प्रबंध तक पहुँच है, ठीक है। और लास्ट में नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि विकेंद्रीकरण प्रबंध की एक तकनीक है। तकनीक के रूप में विकेंद्रीकरण संगठन को एक विधि जो सत्ता का वितरण करती है, तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं। और लास्ट जो अगर हम लोग बात करते हैं, लास्ट लिखी हुई है कि निर्णयन प्रक्रिया में अधीनस्थों की भी भागीदारी इसमें मिलती है। तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि इसमें इसको आप लोग मोस्ट कर लीजिए, ठीक है। इसमें आप लोग इसको मोस्ट कर लीजिए। इसमें ये भी पॉइंट इसमें मोस्ट कर लीजिए आप लोग, और इसमें ये भी एक पॉइंट है तो इसको भी मोस्ट कर लीजिए। क्योंकि मैंने आप लोगों को जो पॉइंट बताए हुए हैं ये सारे मोस्ट हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को उसमें से भी मोस्ट बता दिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को आज की क्लास की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को क्या क्या बातें बताई हुई हैं। सबसे मैंने आप लोगों को संगठन संरचना के प्रकार बताए हुए हैं कि संगठन संरचना के 4 प्रकार होते हैं: रेखा संगठन, रेखा एवं कर्मचारी संगठन, क्रियात्मक संगठन, और मैंने आप लोगों को विभागीय संगठन बताया हुआ है। कुछ संगठन अलग से होते हैं, मैट्रिक्स संगठन होता है, तो इनके मुझे अलग से आप लोगों को बनाने पड़ेंगे क्योंकि मुझे एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर करना है। विभागीय संगठन करने के बाद हम लोगों ने अधिकार की बात की, अधिकार को करने के बाद हम लोगों ने अधिकार की विशेषताओं की बात की, अच्छी तरीके से आप लोगों को विशेषताएं बताई हुई हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को उत्तरदायित्व के बारे में बताया और कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी आप लोगों को लिखकर बताया कि जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत की बात ना हो। उसके बाद मैंने आप लोगों को जवाबदेही के बारे में बताया कि जवाबदेही क्या होती है, जवाबदेहता क्या होता है, ठीक है। देयता लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देयता लिखा हुआ है, ठीक है।
उसके बाद मैंने आप लोगों को जवाबदेही की विशेषताएं बताई हैं कि जवाबदेही एक दूसरे को सौंपी नहीं जाती है, यह केवल अधिकार सौंपने वाले व्यक्ति के प्रति होती है। तो इस प्रकार की बातें मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाई हुई हैं। फिर मैंने आप लोगों को विकेंद्रीकरण बताया हुआ है। विकेंद्रीकरण क्या होता है और विकेंद्रीकरण में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो इनको मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से बताया हुआ है कि विकेंद्रीकरण क्या होता है और विकेंद्रीकरण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, और मोस्ट जो विशेषताएं होती हैं वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई हुई हैं। तो अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही आगे और वीडियो बनाता रहूँगा। बस आप लोगों को चैनल पर जुड़ जाना है और एसपी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो आज की क्लास कैसी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।